कैसे मैं विकास एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विकास सर क्लासेस में। ठीक है भाई, तो फटाफट एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जो हमारे नए साथी जुड़ रहे हैं भाई, ठीक है, फटाफट लाइक कर दीजिएगा। चलिए भाई, इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज की तगड़ा क्लास चलेगी। आज का वन शॉट वीडियोस में हम लोग बात करेंगे औद्योगिकीकरण का युग। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपके यहाँ इस चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, देखो आप चाहे क्वेश्चन बैंक हो, चाहे आप अदर से कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो या हल करते हो या तैयार करते हो, वो क्वेश्चन पढ़ने में तभी मजा आएगा जब आप चैप्टर को पढ़े रहोगे। समझ में नहीं है? और जब चैप्टर ही नहीं पढ़े रहोगे तो फिर मजा आने वाला नहीं है। इसलिए इस पर तगड़ा काम करिए। ठीक है, इसको जबरदस्त तरीके से पढ़िए। ठीक है भाई, तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं एकदम तगड़ा और इसे हम लोग वन शॉट में फिनिश करते हैं। ठीक है, तो चैप्टर, चूंकि चैप्टर का ही नाम था औद्योगिकीकरण। ठीक है भाई, तो चैप्टर का नाम ही था औद्योगिकीकरण। तो मेरे प्यारे साथियों, जो आपने देखा कि चैप्टर का नाम ही औद्योगिकीकरण, तो भाई औद्योगिकीकरण है क्या? प्रश्न यह उठता है कि औद्योगिकीकरण है क्या। तो आप लोग ध्यान देना कि जिस युग में न हस्त निर्मित वस्तुएं बनाना कम हुई और फैक्ट्री, मशीन एवं तकनीक का विकास हुआ, उसी का नाम क्या रखा गया? औद्योगिकीकरण युग। पहले के समय में लोग क्या करते थे? पहले ट्रैक्टर हुआ करता था, पहले ट्रैक्टर नहीं हुआ करता था, आज ट्रैक्टर है। पहले लोग क्या करते थे? खेत की जुताई न बैल के द्वारा किया, हल के द्वारा, न बैल के द्वारा किया करते थे, है कि नहीं? उनको घंटों घंटों समय लग जाता था, है ना। यानी अगर बहुत ज्यादा जमीन को ज्यादा समय तक जोत नहीं पाते थे, बहुत ज्यादा टाइम लग जाता था। लेकिन आज क्या हुआ? आज ट्रैक्टर आया। ट्रैक्टर से क्या होता है? कम समय में ही जुताई को क्या कर लेते हैं? कर लेते हैं। पहली बात। दूसरी बात, आपने ये नोटिस किया होगा कि भाई पहले क्या होता था? लोग गेहूं वगैरह जब आप अपने घर पे पूछेंगे तो पहले गेहूं की जब कटाई हो जाती थी, काट देने के बाद में उसको ढो के लाते थे, तो फिर बैल ही रहता था, उसको क्या करता था ना, उसको मतलब उस दवाई वाई बोलते थे, उसको करने का प्रक्रिया पूरा करता था। तो वो समय था, उसी से भूसा तैयार किया जाता था। लेकिन समय बढ़ा तो आप आज एक समय में क्या होता है? कटाई करने की आदमी की जरूरत नहीं है। आज भी लोगों को क्या है कि ट्रैक्टर बुलवाते हैं, मशीन लगी हुई है, वो आपका गेहूं जो है वो काट देता है आराम से, और आराम से वो बोझ बांधने वाला भी आ गया, बांध देगा और बांध कर उसको अब तुरंत गेहूं आपके घर आ जाएगा। तो पहले ऐसी प्रक्रिया, लोग के पास समय, खेत जो रहते थे उसमें काम करते करते काफी समय बीत जाते थे। लेकिन आज क्या हुआ है? औद्योगिकीकरण की विकास हुई है। आज आप भी अपने घर पे बात करेंगे, पूछेंगे जिनके पास खेत होगा, तो पहले ये समरसीबल वगैरह पानी वानी भरने की कोई व्यवस्था नहीं थी, है ना। लोग क्या करते थे, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो, ठंडियों में भी पानी की सिंचाई करने के लिए, है ना, गेहूं की खेत की सिंचाई करने के लिए क्या करते थे? वो एक लोग उस तरफ से एक लोग उस तरफ से पकड़कर ऐसे ऐसे करके क्या करते थे? पानी को खेत में डालने का काम करते थे। सोचिए, पहले उस समय की बात थी और आज की जनरेशन की बात है। तो क्या हुआ ना, औद्योगिकीकरण हुआ। यह औद्योगिकीकरण का उदाहरण है। पहले लोग किस तरह रहते थे, आज का रहन सहन सब कुछ कितना परिवर्तन हो गया, है ना। तमाम प्रकार की मशीनें आने लगी। पहले फोटो क्या खींचा जाता था? कैमरा हुआ करता था, तो उसे फोटो खींचने का काम करता था, लेकिन वो ब्लैक एंड व्हाइट में आता था। लेकिन फिर समय बढ़ा, आप देख रहे हैं धीरे धीरे क्या आया? एचडी चला। एचडी के बाद में आजकल सबसे ज्यादा 4K चल रहा है। तो ये क्या हुआ? औद्योगिकीकरण हुआ, विकास हुआ है। तो वही बात हुई है यहाँ पर कि हस्त निर्मित, जो हाथों द्वारा बना, हस्त निर्मित मतलब जो हाथों द्वारा बनाई गई हो, ठीक है, और उसे वस्तुएं बनाना कम हुई। वो बनाना क्या हो गई? कम हो गई। हाथों द्वारा बनाना कम हो गया। अब इसे फैक्ट्री और मशीन की तकनीक का क्या हुआ? विकास हुआ। इसी का नाम क्या रखा गया? औद्योगिकीकरण। अब आप उम्मीद करते हैं आप औद्योगिकीकरण के बारे में समझ चुके होंगे कि औद्योगिकीकरण का विकास जरूरी भी है, हानियां भी है। आज औद्योगिकीकरण जितना तेजी के साथ हो रहा है, धीरे धीरे रोजगार भी कम होते चले जा रहे हैं। जो मजदूर थे, मजदूर पहले जरूरत पड़ते थे। अब बताइए, पहले गेहूं काटने के लिए, धान काटने के लिए, या सिंचाई करने के लिए, या तमाम प्रकार की चीजों में ना मजदूर की जरूरत होती थी। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है? मजदूर की संख्या कम होते चली जा रही है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में भी ऐसे आप देखेंगे तमाम मशीनें लगी हुई हैं। अब समय में काफी मजदूर का काम वो स्वयं कर ले रहा है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से इस तरफ नुकसान भी है, लेकिन इससे काफी चीजें बेनिफिट भी देखने को मिलती है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें जैसे खेतिहार समाज के जो औद्योगिकीकरण समाज में बदल गई। 1760 से 1840 तक युग को औद्योगिकीकरण युग कहा जाता है, जो मनुष्य के लिए खेल परिवर्तन नियम जैसा हुआ। यानी यही समय था 1760 से लेकर 1840। यह ऐसा युग रहा, यह ऐसा समय रहा
इस समय में ये जो खेतिहार यानी समाज, जो खेती करने वाले जो समाज थे, जो किसान थे, जो बहुत ज्यादा जमींदार, जिनके पास बहुत सारी खेती थे, उनमें ये बहुत सारे समाज में क्या हुआ, बदलाव हुआ इस युग में। ठीक है, यानी इस समय सबसे ज्यादा औद्योगिकीकरण का विकास हुआ, समझ में ना। फिलहाल औद्योगिकीकरण देखी देखा भी लोग करते हैं, जैसे उनके यहाँ 4 व्हीलर आ गया है तो वो देखेगा, कहेगा भाई हमारे यहाँ भी आना चाहिए, तो वो भी ले आने की कोशिश करेगा। देखेगा भाई वो खेत अपना रोटावेटर से जुतवा रहा है तो बगल वाला देखेगा आ गया, चलो मैं भी जुतवा लेता हूँ। यानी देख ही के देखा, थोड़ा सा एक दूसरे का देख कर क्या होते हैं ना, उनके मन में भी आता है कि भाई औद्योगिकीकरण होनी चाहिए। ठीक है भाई, अब पहले की जो औद्योगिकीकरण थी वो उस पर विचार करते हैं। जैसे यूरोप जो था, औद्योगिकीकरण के पहले काल को पूर्व औद्योगिकीकरण काल कहते हैं। बात समझ में आई नहीं? उस समय यूरोप में जो औद्योगिकीकरण हुई थी, है ना, कब यूरोप में क्या हुआ था, औद्योगिकीकरण हुई थी, और उसी काल की जो पूर्व समय था उसी का नाम रखा गया औद्योगिकीकरण काल, है ना, बिल्कुल याद रखना। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यूरोप में सबसे पहले कारखाने लगने के पहले के काल को पूर्व औद्योगिकीकरण का काल कहते हैं। इस अवधि में गांवों में सामान बनते थे जिसे शहर के व्यापारी क्या करते थे, खरीदते थे। समझ नहीं, क्या करते थे, खरीदते थे। जो वहां के व्यापारी थे ना, गांव के व्यापारी, वहां के जो सामान बनते थे शहरों के व्यापारी उसे क्या करते थे, खरीदने का काम करते थे। ठीक, अब देखो यहाँ प्रश्न आता है आदि औद्योगिकीकरण। तो साथियों ये देखिए क्वेश्चन बहुत तगड़ा पूछा जाता है कि भाई ये होता क्या है। तो आप लोग नोटिस करिएगा कि ये जो आदि का मतलब क्या है। दरअसल जैसे इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों का स्थापना से पहले, ठीक है, जब इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियां नहीं थी, इसके स्थापना से भी पहले अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा था। यह उत्पादन फैक्ट्रियों में नहीं होता था। बहुत सारे इतिहासकार औद्योगिकीकरण के इस चरण को आदि औद्योगिकीकरण का नाम देते हैं। बात समझ में नहीं? इसी का नाम क्या रखते हैं, औद्योगिकीकरण का नाम देते हैं। ठीक है, बिल्कुल बहुत सिंपल है और हम लोग समझ भी चल रहे हैं। अब बात आता है कि व्यापारी जो थे ना, गांवों पर ध्यान देने के कारण क्या थे। जो व्यापारी हुआ करते थे ना, गांव पर ज्यादा ध्यान देते थे। भाई क्यों ध्यान देते थे, इसका कारण क्या है। किसान थे, किसानों से मिलते थे, अपने मन चाहे फसल को उगवाते थे, उनसे बात करते थे कि भाई तुम ये पैदावार करो और मैं इसको ज्यादा लूंगा और मैं इस पर आपको अच्छा इनकम दूंगा, है ना। तो ये उस पर क्या करते थे, काम करवाते थे। तो अब देखिएगा यहाँ बताएंगे कि शहरों में ट्रेड और क्राफ्ट गिफ्ट बहुत शक्तिशाली होते थे। इस प्रकार के संगठन प्रतिस्पर्धा और कीमतों पर अपना नियंत्रण रखते थे। वे नए लोगों को बाजार में काम शुरू करने से भी रोकते थे। इसलिए किसी भी व्यापारी के लिए शहर में नया व्यवसाय शुरू करना मुश्किल होता था। इसलिए वे गांवों की ओर क्या करते थे, नमू करना पसंद करते थे। समझ नहीं? तो यहाँ यानी इनका मेन उद्देश्य यह है कि जो गांव शहर थे, शहर बाजारों में लोगों में क्या होता था, प्रतिस्पर्धा थी, है ना, दूसरों में खूब प्रतिस्पर्धा थी। जैसे आप मान लीजिए आपका गांव है, गांव में बगल में कोई मान लीजिए दुकान चला रहा है, उसके बगल में कोई और खोल दिया, तो दोनों में प्रतिस्पर्धा रहेगा ना, रहेगा। बगल में और कोई ओपन कर लिया तो उसके भी तीनों के बीच में प्रतिस्पर्धा होगा। लोग ग्राहक कस्टमर जाएंगे, कहेंगे उनके यहाँ इतने में दे रहे हैं, आप इतने में दे रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तमाम सारी चीजें वहां होने लगती है। तो वहां प्रतिस्पर्धा होना स्वाभाविक सी बात हो जाती है। फिर वही कह रहा है ये शायद, तो ये जो वहां के व्यापारी थे तो वो जो है कि शहर में न रहकर वो जो है कि गांव की ओर जाना क्या करते थे, पसंद करते थे। इसलिए वो गांव में जाने के लिए तैयार होते थे और गांव की ओर बढ़ते थे। ठीक है, अब अगली बात आती है भाई स्टेपर, है ना। स्टेपलर क्या है, स्टेपलर मतलब क्या होता है। तो ध्यान देना कि ऐसा व्यक्ति जो रेशों के हिसाब से ऊन को स्टेपल करता है या छांटता है, इस घटना को स्टेपल करते थे। समझ में? जो रेशम थे, ऊन थे ना, उसको छांटने का काम करता था, जो छटाई का करने का काम करता था, उसी का नाम क्या रखा गया, स्टेपल। क्या नाम रखा गया, स्टेपल रखा गया। बस समझ आएंगे, स्टेपल के नाम से जानते हैं। तो अब याद रखना भाई फूलर क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो फूल करता, यानी न यहाँ चुन्नटों के सहारे कपड़े को समेटता, जो कपड़े को अलग अलग ऐसे नहीं करते, जैसे कोई कपड़ा हुआ उसको अलग अलग तैयार करना, उनको मेंटेन करना, ऐसा प्रक्रिया करने वाला, इस प्रोसेस को हम लोग फूलर कहते थे। अब अगली बात आपका आता है ना कार्डिंग। क्या था भाई, कार्डिंग। तो कार्डिंग क्या है, वह प्रक्रिया
जिसमें कपास या ऊन आदि रेशों को कताई के लिए तैयार किया जाता था। बात समझिए पहले न, वह प्रक्रिया जिसमें कपास या ऊन आदि रेशों को कताई के लिए, जब कताई के लिए इन सबको तैयार कर लेते थे ना, उन्हीं का नाम क्या रखा गया, कार्डिंग। अगर पूछेगा कार्डिंग क्या है, तो कार्डिंग क्या है भाई, तो यह ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कपास या ऊन को क्या करते थे, रेशों को कताई करने के लिए तैयार किया जाता था। ठीक है, तो ये बात आप नोटिस करिएगा। अब अगली बात आपका आता भाई कि कारखानों की शुरुआत। ठीक है भाई, कैसे शुरुआत हुई, तो सबसे पहले जो इंग्लैंड में कारखाने 1730 के दशक में बनना शुरू हो गया था। यानी सबसे पहले अगर देखा जाए तो इंग्लैंड से इसकी कहानी शुरू होती है, 1730 के दशक में बनना शुरू हो जाता है। लेकिन 18वीं सदी के आखिर तक पूरे इंग्लैंड में जगह जगह कारखाने दिखने लगते हैं। शुरुआत कब हुआ, 1730 ईस्वी में। लेकिन जब धीरे धीरे ना इसका बेनिफिट देखने को मिला, फायदा देखने को मिला, तो पूरे इंग्लैंड न, संपूर्ण इंग्लैंड में न बहुत बड़े बड़े कारखाने, छोटे छोटे कारखाने, तमाम प्रकार के कारखाने देखने को मिलते हैं। अलग अलग प्रकार के भी कारखाने देखने को मिलते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, इस नए युग का पहला प्रतीक कपास था। सबसे ज्यादा इसका प्रयोग इन फैक्ट्रियों में किसका किया जाता था, कपास का। 19वीं सदी के आखिर में कपास के उत्पादन में भारी बढ़ोतरी हुई। यानी जब भाई इतने कारखाने लगे हैं, इनके उत्पादन में अत्यधिक क्या हुआ, बढ़ोतरी हुआ। फिर 1760 में ब्रिटेन में 2.5 मिलियन पाउंड कपास आयातित होता था। समझ में ना आयातित करने का, आयात करने का काम होता था। कितना, 2.5 मिलियन पाउंड। उस समय 2.5 मिलियन पाउंड मजाक बात है, इतना ज्यादा, ये बिजनेस की बात है, इतना तगड़ा काम होता था भाई। अगली बात क्या होता है, 1787 तक यह मात्रा बढ़कर 22 मिलियन पाउंड हो गया। सोचने की बात है ना कि ये बढ़कर बाद में कितना हो गया, 22 मिलियन पाउंड पहुंच गया। कितना हो गया भाई, 22 मिलियन क्या हो गया, पाउंड हो गया। ठीक है, तो ये यहां से आपसे अगर कोई पूछेगा तो सीधा बताइएगा कि 1730 के उस समय दशक में जो था न, जो है कि इंग्लैंड के कारखानों से, कारखाने बनना कहाँ शुरू हुए थे, इंग्लैंड से शुरू हुए थे। ठीक है, तो ये बिल्कुल याद रखना। अगली बात आता है कारखानों से लाभ क्या क्या है। तो देखना, कारखानों के खुलने से कई फायदे हुए। सबसे बड़ी बात है भाई, फायदे क्या क्या हुए। एक तो श्रमिकों को कार्य कुशलता बढ़ गई, उनको काम मिलने लगा। जो श्रमिक थे ना, उनको काम मिलने लगा। जब बहुत कारखाने, फैक्ट्रियां, उन्हें रोजगार मिली, काम करने लगे। ठीक है, अब नई मशीनों की सहायता से प्रति श्रमिक अधिक मात्रा में और बेहतर उत्पाद बनने लगा। यानी ये जब मशीन, जो नई नई मशीनें आ रही थी, उसके साथ मिलकर, और वो तो काम कर, मजदूर तो काम कर ही रहे थे, लेकिन उनके बीच में मशीनें भी आ गई, उनका और भी काम बन गया और फायदेमंद हो गया। तो औद्योगिकीकरण की शुरुआत मुख्य रूप से सूती कपड़ा उद्योग से हुई। समझ, ये सूती कपड़ा से क्या हुई, औद्योगिकीकरण का जो औद्योगिकीकरण हुआ, इसकी अगर शुरुआत की बात करें तो भाई यहाँ सूती कपड़ा की इसकी शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, कारखानों में श्रमिकों की निगरानी और उनके काम लेना अधिक आसान हो गया। ठीक है, उनसे काम लेना, कारखानों में श्रमिकों की निगरानी करना, उनसे काम लेना, काम कर रहे हैं कि नहीं, ये सब कुछ आसान हुआ। केवल इसका कारण क्या था, औद्योगिकीकरण। आज देखते हैं तमाम फैक्ट्रियों, कंपनियों में कैमरे का प्रयोग किया जाता है। मालिक रहे या ना रहे, वो बाहर से भी देख लेगा हमारे आदमी काम कर रहे हैं कि नहीं। कहीं ना कहीं ये औद्योगिकीकरण का विकास हुआ है भाई, समझ। तो ये औद्योगिकीकरण का सबसे तगड़ा बात है। ठीक है, अगली बात आता है भाई कि औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार क्या रहा। ठीक है, औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार कैसे चला। तो औद्योगिकीकरण का मतलब सिर्फ फैक्ट्री उद्योग के विकास से नहीं है। मैंने पहले ही बताया था, केवल औद्योगिकीकरण का यह उद्देश्य नहीं है कि केवल फैक्ट्री का ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्री लगा दीजिए, औद्योगिकीकरण हो गया, नहीं, ऐसी बात नहीं है। कपास तथा सूती वस्त्र उद्योग, लोहा या स्टील उद्योग बदलाव काफी तेजी से हुए और ब्रिटेन के सबसे न फलते फूलते उद्योग थे उस समय। समझ में आई ना। तो कई तरह से जो डेवलपमेंट हुआ न, इस चीज का नाम रखा गया औद्योगिकीकरण। ठीक है, तो औद्योगिकीकरण के पहले दौर में 1840 के दशक तक सूती कपड़ा उद्योग अग्रणी क्षेत्रक बन गया, सबसे आगे निकल गया। सूती कपड़ा सबसे आगे निकला गया, इसके बाद में सब बचे, लेकिन सबसे ज्यादा ये तगड़ा एकदम चलने लगा। ठीक है, अगली बात, रेलवे के प्रसार के बाद लोहा इस्पात उद्योग में तेजी आ गई। जो रेलवे, इसकी रेलवे लाइन को बहुत मतलब एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में दूर दूर तक इन्हें क्या किया, भेज दिया गया है ना। यहाँ दूर तक इनके मार्ग बना दिए गए। जब रेलवे की व्यवस्था हो गई, माल यहाँ एक स्थान दूसरे स्थान पर ले जाने का बात आई, उस समय रेलवे का बात किया गया, तो रेलवे में प्रसार हुई
और इससे क्या हुआ, लोहा इस्पात उद्योग में तेजी वृद्धि हुई। रेल का प्रसार इंग्लैंड में 1840 के दशक में हुआ और उपनिवेशों में 1860 के दशक में हुआ। ठीक है, 1873 आते आते ब्रिटेन से लोहा इस्पात के निर्यात की कीमत 77 मिलियन पाउंड हो गई। सोचिए, पहले मांग बढ़ गया, भाई रेलवे पटरियां बिछ रही हैं, लोहे की पटरियां बिछ रही हैं, इतनी मांग बढ़ गया लोहे का कि बताइए उसकी कीमत जो है कि 77 मिलियन पाउंड हो गई। यह सूती कपड़े के निर्यात का 2 गुना था। उस समय बताइए, जहां सूती कपड़े, जहां कपड़े इतना तेजी के साथ चल रहे थे, उनको भी पीछे छोड़ दिया जब रेलवे की विकास होने लगी। लेकिन औद्योगिकीकरण का रोजगार पर खास असर नहीं पड़ा था। ठीक है, 19वीं सदी के अंत तक पूरे कामगारों 20% से भी कम तकनीकी रूप से उन्नत औद्योगिक क्षेत्र में नियोजित था। इससे यह पता चलता था कि नए उद्योग पारस्परिक उद्योगों की विस्थापित नहीं कर पाए थे। यानी आप ये समझ चुके होंगे, सारी बातें समझ में आ गया होगा कि उस समय इतना ज्यादा औद्योगिकीकरण नहीं हुआ था, यानी सारी मशीनें भी नहीं आई थी, तो मजदूर को बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। फिर भी मजदूर वहां लगने पड़ते थे और काम करने पड़ते थे। समझ नहीं है। अगली बात क्या आता है भाई कि नए उद्योगपति, है ना, नए उद्योगपति परंपरागत उद्योगों की जगह क्यों नहीं ले सके? तो याद रखना, इसका कारण क्या था? औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले जो मजदूरों की संख्या क्या हो गई, कम थी। प्रौद्योगिकीय बदलाव की गति धीमी थी। कपड़ा उद्योग में एक गतिशील उद्योग था। प्रौद्योगिकी काफी महंगी भी थी। उत्पादन का एक बड़ा भाग कारखानों के बजाय गृह उद्योग में उद्योग से क्या हुआ, पूरा हुआ। बात समझ में आई है? ये सब इनके क्या थे, प्रमुख कारण थे। बात समझ में आई है? ये इनके सभी क्या थे भाई, प्रमुख कारण थे। अगली बात भाई क्या आता है कि हाथ का श्रम और वाष्प शक्ति, ये दोनों क्या है? तो उस जमाने में श्रमिकों की कोई कमी नहीं होती थी, यानी जितना श्रमिक उतने पढ़े भी लिखे नहीं रहते थे, और उस समय श्रमिक की संख्या बहुत ज्यादा थी, श्रमिक बहुत ज्यादा थे, इसलिए श्रमिकों की किल्लत या औद्योगिक परिश्रमिक कोई समस्या न थी। इसलिए महंगी मशीनों में पूंजी लगाने की अपेक्षा श्रमिकों से काम लेना ही बेहतर समझा जाता था। मशीन से बनी चीजें एक ही जैसी होती थी, वे हाथ से बनी चीजों की गुणवत्ता और सुंदरता का मुकाबला नहीं कर सकती थी। उच्च वर्ग के लोग हाथ से बनी हुई चीजों को अधिक पसंद करते थे। यानी जो मशीनें आई थी और जो रोज आदमी बनाते थे, उन दोनों में बहुत अंतर थी। यानी जो बड़े बड़े लोग थे, तमाम सब लोग, सबसे ज्यादा मांग क्या बना, जो हाथों द्वारा बनाए गए थे उनकी मांग ज्यादा बनी। मशीनों वाले चीज जो थे वो लोग थोड़ा लो थे उनसे, इसलिए उसकी मांग कम थी। तो अभी भी जो औद्योगिकरण हुआ था, लेकिन ये 100% अपना स्थान नहीं ले पाया था। क्यों? क्योंकि लोगों का यही था, उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं दे पाती थी जो जितना हाथों द्वारा बनाए जाने पर देता था। ठीक है, तो लेकिन 19वीं सदी के अमेरिका में स्थिति कुछ अलग थी। वहां पर श्रमिकों की कमी होने के कारण मशीनीकरण एकमात्र रास्ता बचा था। लेकिन वहां श्रमिक कम थे, उनकी कमी थी, तो उन्होंने क्या किया, मशीनीकरण एकमात्र साधन बना कि भाई अब इसके अलावा क्या हो सकता है, किसी भी कीमत पर हमें इतना करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, मशीनीकरण पर ज्यादा विश्वास रखा। ठीक है, बात आती है 19वीं शताब्दी में यूरोप के उद्योगपति मशीनों की अपेक्षा हाथ के श्रम को अधिक पसंद क्यों करते थे? सोचिए पहले, इसका कारण क्या था? ब्रिटेन में उद्योगपतियों को मानव श्रम की कोई कमी नहीं थी। जो आदमी लगते, श्रमिक लगे होते थे, उनकी कमी नहीं थी। वे मशीन इसलिए लगाना नहीं चाहते थे क्योंकि मशीनों के लिए अधिक पूंजी निवेश करनी पड़ती। भाई वास्तव में सही बात है, मशीन लगाना पड़ता तो बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता। कुछ मौसमी उद्योगों के लिए वो उद्योगों में श्रमिकों द्वारा हाथ से काम करवाना अच्छा समझते भी थे। बाजार में अक्सर बारीक डिजाइन और खास आकारों वाली चीजों की मांग रहती थी और हस्त कौशल पर लोग क्या थे, निर्भर थी। समझ नहीं, इतना क्वालिटी दे देती थी ना, इसलिए ये जो है कि इतने सा भी कारण थे। पहली बात तो इतना सारा पैसा फंसाना है, दूसरी बात इतनी ज्यादा डिजाइनिंग, इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल चीजें नहीं बन पाएगा, तो इसलिए सबसे बड़ी बात यहाँ इसका भी, ये भी बहुत बड़ा कारण था। समझ नहीं। अगली बात क्या आता है कि मजदूरों की जिंदगी इनकी कैसी थी? कुल मिलाकर मजदूरों की जीवन दयनीय थी। समझ नहीं, उनसे काम बहुत ज्यादा लिया जाता था, हद से ज्यादा जिसे बोलते हैं ना। श्रम की बहुतायत की वजह से नौकरियों की भारी कमी थी। नौकरी मिलने की संभावना यानी दोस्ती कुनबे कुटुंब के जरिए जान पहचान पर निर्भर करती थी। समझ में, आपका पहचान है नौकरी मिल जाएगी, पहचान पकड़ नहीं है तो नौकरी नहीं मिलेगी, ऐसी हाल थी। बहुत सारे उद्योगों में मौसमी काम की वजह से कामगारों की बीच बीच में बहुत समय तक खाली बैठना पड़ता था। मजदूरों की आय की वास्तविक मूल्य में भारी कमी, इसलिए गरीबी थी। समझ नहीं,
मौसमी काम है, ठीक है। अब जो ये बाजा उजा बजाने वाले होते हैं, अब बेचारे शादी विवाह में जब लगन चलेगा उसी में जो कमाना होगा कमा लेंगे, बाकी जब लगन नहीं रहेगा ये वो उनका बैठना है तो वो अलग से काम और करना पड़ेगा उन्हें, अलग से दूसरा कोई काम देखना पड़ता है और अगला दूसरा कोई काम करना पड़ता है। बात समझ, मौसमी काम है वो। अगली बात आती है भाई स्पिनिंग जेनी क्या है, तो एक सूत काटने की मशीन है। जेम्स हर न गीवल गीवल लीवर्स द्वारा 1764 में क्या की गई थी, बनाई गई थी। इस मशीन द्वारा किया, जो स्पिनिंग जेनी आप देख रहे हैं, इस मशीन द्वारा सूत काटने की मशीन बनाई गई थी। इसे सूत काटने का काम किया जाता था, ठीक है बच्चों। अगली बात, स्पिनिंग जेनी मशीन का विरोध भी किया गया। 19वीं सदी के मध्य तक अच्छे दौर में शहरों की आबादी का लगभग 10% अत्यधिक गरीब हुआ करता था। अधिक आर्थिक मंदी के दौर में बेरोजगारी बढ़कर 35 से 75 के बीच हो जाती थी, ठीक है। बेरोजगारी की आशंका की वजह से मजदूर नई प्रौद्योगिकी से चिढ़ने लगे। जब ऊन उद्योग में स्पिनिंग जेनी मशीन का इस्तेमाल शुरू किया गया तो मशीनों पर हमला करने लगी। समझना, 1840 के दशक के बाद रोजगार के अवसरों पर वृद्धि हुई क्योंकि सड़कों का चौड़ा किया गया, नए रेलवे स्टेशन बने, लाइनों का विस्तार किया गया, तब जाकर यहाँ पर क्या होता है कि रोजगार में क्या आती है, वृद्धि आती है, ठीक है। चलिए अगली बात भाई क्या आता है कि भारतीय कपड़े का युग। यहाँ देखिएगा तो मशीन जो था उद्योग में पहला इसका युग बताया गया। पहली बात तो अंतरराष्ट्रीय कपड़ा, बाजार में भारत की रेशमी और सूती उत्पादों का क्या था, दबदबा था। बात समझ में आई नहीं? जो अंतरराष्ट्रीय कपड़ा था, बाजार में भारत के रेशमी और सूती उत्पादों का क्या था, खूब दबदबा बनाया हुआ था। उच्च किस्म का कपड़ा भारत से न आर्मीनियम और फारसी सौदागर पंजाब से अफगानिस्तान, पूर्वी फारस और मध्य एशिया ले जाते थे। यानी अपने भारत से यहाँ क्या करते थे, आयात निर्यात करते थे, कपड़े को खरीद के ले जाने का काम करते थे। सूरत, हुगली और मसूली पट्टनम प्रमुख बंदरगाह बनाए गए थे। विभिन्न प्रकार के भारतीय व्यापारी बैंकलर इस व्यापार नेटवर्क में शामिल थे। दो प्रकार के व्यापारी थे, आपूर्ति सौदागर और निर्यात सौदागर, यानी लेने और देने दोनों का कार्य करते थे। बंदरगाहों पर बड़े जहाज मालिक तथा निर्यात व्यापारी दलाल के साथ कीमत पर मोल भाव करते थे और आपूर्ति सौदागर से माल खरीद क्या करते थे, खरीद लेते थे। समझिए, ये पूरा प्रोसेस यहाँ किया जाता था। अगली बात आता है मित्रों, ध्यान देना कि मशीन उद्योग के बाद का युग 1780 के बाद का युग। तो 1750 के दशक तक भारतीय सौदागरों के नियंत्रण वाला नेटवर्क टूटने लगा। अभी जो ये नेटवर्क बना हुआ था अब ये टूटने लगा, तो यूरोपीय कंपनियों है ना की ताकत बढ़ने लगी। सूरत तथा हुगली जैसे पुराने बंदरगाह कमजोर पड़ गए। बंबई, मुंबई तथा कलकत्ता के नए बंदरगाह के रूप में उभरे। व्यापार यूरोपीय कंपनियों द्वारा नियंत्रित होता था, यूरोपीय जहाजों के जरिए होता था। शुरुआत में भारत के कपड़ा व्यापार में कोई कमी नहीं थी। 18वीं सदी यूरोप में भी भारतीय कपड़े की भारी मांग क्या हो गई, बढ़ गई। समझ नहीं है, भारी मांग बढ़ गई। फिर क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, यूरोपीय कंपनियों के आने के बुनकारों का क्या हुआ, तो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ब्रिटिश कंपनी, सत्ता स्थापित करने से पहले बुनकर बेहतर स्थिति में थे क्योंकि उनका उत्पाद खरीदने वाले बहुत खरीदार थे और वे मोल भाव करके सबसे अधिक कीमत देने वाले को अपना सामान क्या करते थे, बेचते थे। जब ब्रिटिश इंडिया कंपनी नहीं आई थी, तब ब्रिटिश सरकार नहीं थी, तो भारत क्या इसको लेने वाले बहुत थे, तो बुनकर ये क्या काम करते थे, ये भाई बहुत कास्टली जो महंगा देता था उन्हीं को देने का काम करते थे। समझ नहीं? फिर उसके बाद क्या होता है, अब अगली बात यहाँ साथियों आता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के बाद बुनकरों की स्थिति 1760 के बाद क्या हुई, तो 1760 के बाद जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना स्थायित्व तो बना लिया तो होता क्या है, यहाँ देखिएगा भारतीय व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी एकाधिकार हो गया। समझ में, उसे अपने में अधिकार में ले लिया। कपड़ा व्यापार में सक्रिय व्यापारियों तथा दलालों को खत्म करके बुनकरों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्वयं करने लगा। जितने ये सब थे इनको हटा दिया कि आप दलाल वलाल जो करते थे, ग्राहक लाते थे, ये सब बंद। अब ये डायरेक्ट प्रत्यक्ष करने लगा। बुनकरों को अन्य खरीदारों के साथ कारोबार करने पर पाबंदी भी लगा दिया कि बाहर तो आप अपने माल को हमारे अलावा और किसी को नहीं दे सकते हो। बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्ता नाम के वेतन भोगी कर्मचारी को नियुक्ति की गई। बुनकरों व गुमास्ता के बीच अक्सर टकराव होते। बुनकरों को
कंपनी से मिलने वाली कीमत बहुत ही क्या कम दी जाती थी, बहुत कम दी जाती थी, समझ नहीं? यही होती है आज़ादी। ठीक है भाई। अब भारत में मैन्चेस्टर का आना, तो 19वीं सदी के शुरुआत में भारत से कपड़ों का निर्यात कमी आने लगी। 1811 से 12 में भारत में होने वाले निर्यात में सूती कपड़े की हिस्सेदारी 33% थी, तो 1850 से 51 में आते जाते यह 3% बच गई। सोचिए यह स्थिति आ गई। ब्रिटेन के निर्माताओं के दबाव के कारण सरकार ने ब्रिटेन में इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी, ताकि इंग्लैंड में सिर्फ वहां बनने वाली वस्तुएं ही बिके, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी पर इस बात के लिए दबाव डाला गया कि वह ब्रिटेन में बनी चीजों को भारत के बाजारों में बेचे, यानी वहां का चीज यहाँ बेचने का, और जो वहां बन रहा है वो वहीं बेचने का काम करेंगे। यही लोग कर रहे थे, समझ नहीं? यहीं से माल को ले जाते, उसको क्या करते थे, विनिर्माण करते, अलग अलग माल तैयार करके यही मार्केटों में लाकर बेचा करते थे, अच्छा खासा इनकम करते थे। 18वीं सदी के अंत तक भारत में सूती कपड़ों का आयात न के बराबर था, क्योंकि 1850 आते आते कुल आयात 31% हिस्सा सूती कपड़े का था। 1870 के दशक तक यह हिस्सेदारी बढ़कर 50% से क्या हो गई, ऊपर चली गई। बात समझ नहीं? अब अगली बात आता है भाई, भारतीय बुनकरों की क्या क्या समस्याएं देखने को मिली। तो निर्यातित बाजार का ढह जाना, स्थानीय बाजार का संकुचित हो जाना, अच्छी कपास का न मिल पाना, ऊंची कीमत पर कपास खरीदने के लिए मजबूर होना। 19वीं सदी के अंत तक भारत में फैक्ट्रियों द्वारा उत्पादन शुरू तथा भारतीय बाजार में मशीनी उत्पाद क्या बाढ़ आ गई। इसकी क्या आ गई भाई, बाढ़ आ गई। अगली बात क्या आता है, फैक्ट्रियों का आना। तो याद रखना, बंबई में पहला सूती कपड़ा मिल 1854 में बना था। ये बात नोट करिएगा, यही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में यही से बनता है भाई, ठीक है। उसमें उत्पादन 2 वर्षों के बाद शुरू हो गया। 1862 तक 4 मिल चालू हो गए थे। उसी दौरान बंगाल में जूट मिल भी खुल गए, ठीक है। कानपुर में 1860 के दशक में न एल्गिन, है ना, एल्गिन मिल की शुरुआत हुई, ठीक है। अहमदाबाद में भी इसी अवधि में पहला सूती मिल चालू हुआ। मद्रास के पहले सूती मिल में 1874 में उत्पादन क्या हो गया, शुरू हो चुका था, है ना। उत्पादन क्या हो गया भाई, शुरू हो चुका था। अब प्रारंभिक उद्यमी, तो याद रखना ये सभी चीन के साथ व्यापार में शामिल थे। उदाहरण के लिए बंगाल में द्वारकानाथ, टैगोर, इन्होंने 6 संयुक्त उद्यम कंपनियां लगाई। तो बंबई में न डिंसा पेटिट JN टाटा कंपनी बनाई गई। सेठ हुकुम चंद ने कलकत्ता में पहली जूट की मिल लगाई थी, ठीक है। फिर GD बिड़ला ने भी यही किया। मद्रास के कुछ सौदागर जो वर्मा मध्य पूर्वों की अफ्रीका से व्यापार करते थे, कुछ वाणिज्यिक समूह जो भारत के भीतर ही व्यापार किया करते थे। भारत के व्यवसाय पर अंग्रेजों का ऐसा शिकंजा था, उसमें भारतीय व्यापारियों को बढ़ने के लिए अवसर ही नहीं थे। पहले विश्व युद्ध तक भारतीय उद्योग के अधिकतम हिस्से पर यूरोप की एजेंसियों की क्या हुई थी, पकड़ हुआ करती थी। ये सारी समस्याएं देखने को मिल रही हैं, समझ। यह स्थिति थी उस समय के समयों में, ठीक है। अब बात आता है भाई कि मजदूर कहाँ से आए। ये मजदूर जो आए काम करने के लिए, ये कहाँ से आया करते थे। तो सबसे बड़ी बात है कि ज्यादातर मजदूर आसपास के जिलों से आते थे। अधिकांशतः वे किसान तथा कारीगर जिन्हें गांव में काम नहीं मिलता था। उदाहरण के लिए जैसे बंबई के सूती कपड़ा मिल में काम करने वाले ज्यादा मजदूर पास रत्नागिरी जिले से क्या करते थे, आते थे। ये ज्यादा मजदूर सबसे ज्यादा कहाँ से आते थे भाई, रत्नागिरी जिले से आते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। तो बिल्कुल ये नोटिस करिएगा। अगला क्वेश्चन आता है भाई कि 19वीं सदी में भारतीय मजदूरों की दशा क्या थी। तो सबसे पहली बात, 1901 में भारतीय फैक्ट्रियों में न, यहाँ देखिएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख, है ना, 5,84,000 मजदूर काम करते थे। 1946 से संख्या बढ़कर ये आपका न इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख 10 लाख, यानी यहाँ हो गया 24,36,000 हो चुकी थी। ज्यादातर मजदूर अस्थायी तौर पर रखे जाते थे। फसलों की कटाई समय गांव लौट जाते थे, न नौकरी मिलना कठिन था। जाबर मजदूरों की जिंदगी को पूरी तरह से नियंत्रित करते थे। सोचिए यह स्थिति थी। यह उस समय यह मजदूरों की दशा थी कि भाई मजदूर की किस तरह व्यवहार किया जाता था और किस तरह से उन्हें काम
काम के लिए सौंपा जाता था कि आप ये करिए। अभी भाई जाबर कौन था? तो उद्योगपतियों ने मजदूरों की भर्ती के लिए एक व्यक्ति को लगा रखा था, उसका नाम था जाबर। जाबर कोई पुराना विश्वस्त कर्मचारी होता था जो बहुत विश्वसनीय रहता था। वह गांव से लोगों को लाता था, काम का भरोसा देता था, शहर में बसने के लिए मदद देता। जाबर मदद के बदले पैसे व तोहफा की मांग करने लगा। ये जो भर्ती भी करते थे तो ये क्या करते थे? पैसे मांगते थे, तोहफा मांगते थे, ये सभी करने में क्या थे ये? हाँ, जानकार हो गए थे। अब आता है भाई औद्योगिक विकास का न अनूठापन क्या है। तो आप लोग ध्यान देना कि भारत में औद्योगिक उत्पादन पर वर्चस्व रखने वाले यूरोपीय प्रबंधकीय एजेंसियों की कुछ खास तरह के न उत्पादन में ही दिलचस्पी थी। खास तौर पर उन चीजों पर निर्यात की जा सके कि भारत में बेचने के लिए, जैसे चाय, काफी, नील, जूट, खनन उत्पाद, ये सभी पर वर्चस्व अपना रखना चाहते थे। भारतीय व्यवसायियों ने उद्योग लगाए। 19वीं सदी के आखिर में जो मैन्चेस्टर उत्पाद में प्रतिस्पर्धा नहीं करते थे, उदाहरण के लिए जैसे धागा जो कि आयात नहीं किया जाता था, जो तो कपड़े के बजाय धागे का उत्पादन किया गया। यानी वो सोचते थे कि जिनका उत्पादन नहीं होगा उसी का अपोजिट काम करेंगे। बस समझ नहीं आया ना। 20वीं सदी के पहले दशक में भारत में औद्योगिकीकरण का ढर्रा बदल गया। स्वदेशी आंदोलन लोगों को विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए प्रेरित किया। इस वजह से भारत में कपड़ा उत्पादन शुरू हुआ। आगे चलकर चीन को धागे का निर्यात घट गया। इस वजह से भी धागा उत्पादन कपड़ा बनाने लगे। 1900 से 1912 के बीच सूती कपड़े का उत्पादन दुगना हो गया। प्रथम विश्व युद्ध ने भारत में औद्योगिक उत्पादन के तेजी से बढ़ाया। नई फैक्ट्रियों की स्थापना की गई क्योंकि ब्रिटिश मिलें युद्ध के लिए उत्पादन में क्या थी? व्यस्त थी। समझ में आई नहीं? तो ये सारी चीजें यहाँ देखने को मिलती हैं। अब आता है लघु उद्योगों की बहुआयता कैसे हुई। उद्योग में वृद्धि के बावजूद जो अर्थव्यवस्था में बड़े उद्योगों को न शेयर बहुत कम था, तो लगभग 67% की अगर हम बात करें तो बड़े उद्योग बंगाल और बंबई में थे। तो देश के बाकी हिस्सों में लघु उद्योग का बोलबाला था। कामगारों को एक बहुत छोटा हिस्सा की रजिस्टर्ड कंपनियों में काम करता था। 1911 में यह शेयर 5% था और 1931 में 10%। तो 20वीं सदी में हाथ से होने वाले उत्पादन में इजाफा हुआ। न हथकरघा उद्योग में लोगों ने कई नई टेक्नोलॉजी को अपनाया। बुनकरों ने अपने करघों में फ्लाई शटल का इस्तेमाल शुरू किया। फिर क्या होता है भाई, 1941 आते आते भारत के 35% से अधिक जो हथकरघों में फ्लाई शटल लग चुका था न, यहाँ क्या कर रहा है भाई, कह रहा है कि सावरकोर, मद्रास हो गया, उसके साथ साथ मैसूर, कोचीन, बंगाल जैसे मुख्य क्षेत्रों में 70 से 80% हथकरघों में फ्लाई शटल लगे हुए थे। इसके अलावा न और भी कई नए शुरुआत हुए जिससे हथकरघा के क्षेत्र में उत्पादन की क्षमता क्या हो गई? बढ़ गई। ठीक है, तो लीजिए भाई, हाँ अब इसी की बात बिल्कुल देख लीजिएगा भाई। फ्लाई शटल क्या होता है? फ्लाई शटल क्या होता है? रस्सी और पुलियों के बीच जरिए चलने वाला एक यांत्रिक औजार है जिसका बुनाई के लिए क्या किया जाता था? इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है भाई, तो चलिए एक टॉपिक और देख लेते हैं, इसी पे हम लोग क्लास फिनिश होगा भाई। वस्तुओं के लिए बाजार। तो ग्राहकों की रिझाने के लिए उत्पादन कई तरीके अपनाते। ग्राहक को आकर्षित करने के लिए विज्ञापन जाना माना तरीका है न। यहाँ जो मैन्चेस्टर रहते थे, उत्पादन अपने लेबल पर उत्पादन का स्थान जरूर दिखाते थे। मेड इन मैनचेस्टर का लेबल, ये क्वालिटी जो थी न, प्रतीक माना जाता था। ठीक है, इन लेबल पर सुंदर चित्र भी होते थे। इन चित्रों पर अक्सर भारतीय देवी देवताओं तस्वीर होती थी। स्थानीय लोगों से न तारतम्य बनाने का यह अच्छा तरीका था। 19वीं सदी के न उत्तरार्ध तक उत्पादनों ने अपने उत्पादों का मशहूर बनाने के लिए कैलेंडर बांटने भी शुरू कर दिए। किसी अखबार या पत्रिका को तुलना में यह एक कैलेंडर की सेल्फ लाइफ लंबी होती है। यह पूरे साल एक ब्रांड रिमाइंडर का काम करता था। भारत के उत्पादन अपने विज्ञापनों में अक्सर राष्ट्रवादी संदेशों को प्रमुखता देते थे ताकि अपने ग्राहकों से सीधे तौर पर जुड़ सकें। बात समझ ना? तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। इसी पर आपका टॉपिक फिनिश होता है। ठीक है भाई, तो मिलते हैं मेरे प्यारे साथियों नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो फिर आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और हाँ, वीडियो शेयर करना ना भूलें।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।